हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन एंड होप आपको पिछला जो टॉपिक था एड्जॉर्प्शन का वो क्लियर हो गया होगा और आपने डिफरेंस भी कर लिए होंगे बिटवीन द टर्म्स एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एड्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम ये तो देख लें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व होती हैं एड्जॉर्प्शन में। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एक वो सब्सटेंस जिसके सरफेस पे एड्जॉर्प्शन होनी है जिसको आप लोग बोलते हो एड्जॉर्बेंट, ठीक है। और एक वो सब्सटेंस जो सरफेस पे आके डिपॉजिट हो रहा है ना, और उसको आप लोग क्या बोलते हो, एड्जॉर्बेट, ठीक है। एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट। अब डेफिनेटली अगर हम इस पर बात कर रहे हैं कि एड्जॉर्प्शन को कौन अफेक्ट कर सकता है, तो इन्हीं दोनों का मेन रोल होगा, है ना। जिस चीज़ को ये अफेक्ट करते हो या जिस चीज़ को ये अफेक्ट ना कर सकते हो, तो इनकी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कर सकती हैं अफेक्ट। लेट अस डिस्कस वन बाय वन। तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं एड्जॉर्बेंट की, है ना। तो इसका जो नेचर है ना, नेचर है या फिर हम लोग कह लें कि इसका जो सरफेस एरिया है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें अफेक्ट करेंगी। क्लियर, नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट। तो अब ये कैसे अफेक्ट करते हैं। सबसे पहली बात, अब इतना तो क्लियर है ही कि सरफेस एरिया अगर होगा ज़्यादा, है ना, अगर सरफेस एरिया किसी एड्जॉर्बेंट का ज़्यादा होगा तो अगर एरिया ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा कांटेक्ट में आएंगे और एड्जॉर्प्शन भी आपका क्या होगा, डेफिनेटली ज़्यादा होगा, है ना। तो इट मीन्स लार्जर द सरफेस एरिया ऑफ द एड्जॉर्बेंट मोर विल बी द एड्जॉर्प्शन। क्लियर। अच्छा, एक तो इसका सरफेस एरिया होना चाहिए, दूसरा इसका नेचर कैसा होना चाहिए। नेचर मैंने क्यों मेंशन करा, नेचर मीन्स कि क्या ये कैपेबल है एड्जॉर्ब करवाने के लिए। अब अगर मान लो कोई सरफेस ऐसा है जो बिल्कुल मतलब क्लीन है, स्लिपरी सा है, तो उस पर एड्जॉर्प्शन बहुत कम होती है ना। लेकिन अगर किसी का सरफेस जो है वो पोरस है ना, उसका जो सरफेस है वो पोरस है, पोर्स लाइक है ना, तो वैसा अगर है इरेगुलर सा सरफेस, तो उस पर एड्जॉर्प्शन हमेशा मैक्सिमम एक्सटेंट तक होगा, ठीक है। तो नेचर में अगर जिसका पोरस स्ट्रक्चर है वो एड्जॉर्प्शन के लिए आपको हेल्प ही करेगा। होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो इसीलिए आप एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे अगर आपके पास कोई चारकोल का सिंगल पीस है ना, तो वो एड्जॉर्प्शन जितनी भी करेगा, अब आप क्या करोगे, उसी चारकोल को क्रश करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। तो जब पाउडर फॉर्म बन जाएगा तो वो ऐसे फैल जाएगा, उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वो एड्जॉर्प्शन भी बहुत अच्छे से करेगा, ठीक है। तो ऐसे आप जो है वो इनको रिलेट कर सकते हो। अब दूसरी बात, एड्जॉर्बेंट की एक और बात एड्जॉर्प्शन को मतलब अफेक्ट करती है, एंड दैट इज एक्टिवेशन। एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट, ठीक है जी। अब एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट का क्या मतलब है। अब जिस चीज़ को हम किसी भी काम के लिए यूज़ कर रहे हैं, है ना, उसका साथ साथ में एक्टिवेशन भी ज़रूरी है। अब मान लो आपने एक पीस चारकोल का लिया, है ना, उस पर कोई एक प्रोसेस में एड्जॉर्प्शन करवा ली। अब आपने कहीं दूसरी जगह उसको यूज़ करना है, आप वही चारकोल उठा के दूसरी जगह पे यूज़ कर रहे हो, तो क्या लगता है इफेक्टिवली वर्क करेगा, है ना। अगर हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं घर पे हैं, मशीनरी पार्ट्स हैं, उनको बिना सफाई किए वो एक्टिवली वर्क नहीं करते हैं, तो ये कैसे करेगा। तो इसका मतलब एड्जॉर्बेंट को पहले थोड़ा सा साफ कर लेना चाहिए। अब एड्जॉर्बेंट का जो सरफेस है ऑलरेडी उस पर कोई मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्ब्ड हैं, थोड़े बहुत रह गए अभी भी, है ना, आपने फिर कहीं दूसरी जगह पे इसको यूज़ कर लिया। अब कुछ तो ऑलरेडी एब्जॉर्ब्ड है, अब नई चीज़ें जो हैं वो कहाँ एब्जॉर्ब होंगी, है ना। तो सरफेस एरिया अवेलेबल इतना ज़्यादा नहीं होगा, तो इसका मतलब एड्जॉर्प्शन हमेशा इस केस में कम हो जाती है। तो आप एक्टिवेशन करो, जितनी ज़्यादा अच्छे से उसको एक्टिवेट करोगे उतना ही मतलब ज़्यादा एड्जॉर्प्शन करेगा वो। तो एक्टिवेशन के लिए बेस्ट मेथड क्या है, आप क्या करोगे, आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो, है ना। अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, यानी चारकोल को फर्दर यूज़ करने से पहले सपोज आप हीट कर रहे हो, हीट करने से क्या होगा,
जो ऑलरेडी एड्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल हैं गैस के वो स्केप आउट हो जाएंगे टू द एटमॉस्फेयर, और जो सरफेस एरिया है वो फर्दर क्या हो गया, खाली हो गया, स्पेस है, तो एड्जॉर्प्शन बड़े अच्छे तरीके से हो सकती है। या फिर आप लोग क्या करोगे, आप वैक्यूम क्रिएट कर लो, है ना। वैक्यूम क्रिएट करने का मतलब है कि आप प्रेशर को कम कर रहे हो, प्रेशर कम कर रहे हो, इसका मतलब फर्दर वही है कि जो मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्ब होंगे वो सरफेस से निकल जाएंगे और आप फर्दर यूज़ कर सकते हो। तो एक्टिवेशन करने के भी आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। अब दूसरी बात, एक चीज़ मैंने और बोली, मैंने बोला कि सरफेस भी बड़ा मैटर करता है। अगर स्लिपरी सा होगा तो एड्जॉर्प्शन कम होगी, रफ सरफेस होगा तो एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। तो आप किसी के सरफेस पे काम कर लो, उसको रफ बना दो, जितना ज़्यादा आप उसका रफ सरफेस बनाओगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी एड्जॉर्प्शन करेगा। तो ये है कि कुछ हम एडिशनल स्टेप्स क्या लेते हैं कि हमारा एड्जॉर्बेंट अच्छे से वर्क करे। तो ये दो फैक्टर्स होप आपको क्लियर हो गए होंगे। दीज टू फैक्टर्स आर रिलेटेड टू द एड्जॉर्बेंट। ठीक है जी। अब हम थर्ड फैक्टर की बात करते हैं। अब कौन बचा, एड्जॉर्बेट, है ना। तो अब इसका नेचर बड़ा मैटर करता है, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट। अब देखो बेटा, एड्जॉर्बेट कौन है। सपोज अगर कोई गैस मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब हो रहे हैं तो एड्जॉर्बेट वो है, लिक्विड कोई एड्जॉर्ब हो रहा है तो एड्जॉर्बेट वो है ना। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, सॉलिड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। अब मोस्टली अगर हम बात करते हैं जनरली गैशियस पार्टिकल्स की एड्जॉर्प्शन के साथ हम ज़्यादा डील करते हैं। तो अगर हम उन पे बात करें तो देखो बेटा, हर गैस का अलग अलग नेचर होता है। और अगर आप चाहो कि एक मैंने चारकोल यूज़ कर रही है, इस पे ऑक्सीजन भी एड्जॉर्ब हो जाए, नाइट्रोजन भी हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाए, सल्फर डाइऑक्साइड भी हो जाए, मतलब सेम एक्सटेंट तक, तो क्या लगता है, इज इट पॉसिबल? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर गैस का अलग नेचर है, कोई पोलर है, कोई नॉन पोलर है ना। हर एक का अलग नेचर है, अलग अलग क्वालिटीज हैं। तो कैसे कोई सेम एक्सटेंट तक एड्जॉर्प्शन करेगा, है ना। और तो फिर इस केस में ना एक आपके पास क्राइटेरिया है जिससे आप इजीली डिसाइड कर सकते हो कि देखो भाई, गैसेस जितनी भी हैं हमारे पास, एड्जॉर्ब सभी ने होना है ना। एड्जॉर्ब तो सब हो जाएंगी, कोई कम होगी, कोई ज़्यादा होगी, थोड़ा बहुत तो हो ही जाएंगी। अब बात यह है कि ज़्यादा एड्जॉर्प्शन किसकी होगी। तो एक क्राइटेरिया है, वो मैं आपको बता रही हूँ। द क्राइटेरिया इज easily liquefiable gases more adsorbed। हाँ जी, कोई बता सकता है मेरे को कि क्या रीज़न है। जो गैसेस इजीली लिक्विफाई हो सकती हैं वो ज़्यादा एड्जॉर्ब करती हैं। नाउ व्हाट इज़ द रीज़न, ऐसा क्यों है। तो बेटा, इजीली लिक्विफाई का क्या मतलब है। अब देखो, आपको पता है हम गैसेस को लिक्विड बना सकते हैं, है ना। मेरे पास, ये देखना, मेरे पास कोई दो गैसेस हैं, एक है गैस ए, एक है गैस बी। ठीक है, ये दोनों गैसेस हैं। मैंने क्या करना है, मैंने इनको लिक्विड बनाना है। लिक्विड बनाने के लिए आपको पता है ना, हम कंडीशंस क्या लगाते हैं, हम प्रेशर बड़ा हाई अप्लाई करेंगे, गैस पे बड़ा हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे ताकि वो कंप्रेस होके क्या बन जाए, लिक्विड बन जाए। एक तो हम प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं, दूसरा हम टेम्परेचर को लो करना स्टार्ट कर देते हैं, लो करना, समझ रहे हो। धीरे धीरे हम कूलिंग कंडीशंस की तरफ जा रहे हैं ताकि वो फ्रीज होने, मतलब फ्रीज नहीं हम एग्जैक्टली कह सकते, ताकि वो कूल होने पे किसी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। अब देखो बच्चा, अब कुछ गैसेस होती हैं। अब सपोज आपकी ये जो ए गैस है, हम ना टेम्परेचर को लो कर रहे थे, है ना। सपोज मैं लो करते करते 70 डिग्री, ये तो चलो ज़्यादा हो गया, सपोज मैं 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंची। अभी मैं 50 तक ही पहुंची थी टेम्परेचर को कम करते करते, और ये लिक्विफाई होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। और बी के केस में क्या था, 50 तक तो ये लिक्विफाई होने का नाम ही नहीं ले रही थी, और रिड्यूस किया और रिड्यूस किया, सपोज जाके ये ना सपोज 10 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर कम करने पे फिर जाके कहीं ये लिक्विफाई हुई। अब देखो, किसको लिक्विफाई करना इजी था, इस वाली को, ठीक है। और जिस टेम्परेचर पे कोई चीज़ लिक्विफाई होना स्टार्ट हो जाती है ना, आप उस टेम्परेचर को क्या बोलते हो, दिस इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, ये आपने 11th स्टैंडर्ड में कर रखा है। दिस इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, द टेम्परेचर बिलो विच द गैस विल एग्जिस्ट एज अ लिक्विड। ठीक है, तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका मतलब वो बड़ा इजीली, बड़ा क्विकली लिक्विफाई हो रही है, तो वो एक इजीली लिक्विफाइएबल गैस है। ठीक है, तो एक फैक्टर और मेंशन कर दूं यहाँ पे, इजीली लिक्विफाइएबल गैस या फिर गैस विथ हाई
क्रिटिकल टेम्परेचर। समझ गए? तो अब क्या होगा, जो इजीली लिक्विफाई होती है वो ज़्यादा क्यों एब्जॉर्ब होती है? अब बेटा देखो, अब मान लो कोई गैस है जिसकी डेंसिटी मतलब बहुत कम है, बड़ी दूर दूर मॉलिक्यूल्स हैं, उसको बड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है लिक्विफाई करने के लिए। लेकिन जिन गैस मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है, उन पे अगर हम थोड़ा सा भी एफर्ट लगाए ना, वो फटाफट से लिक्विफाई हो जाती हैं। इसका मतलब जो गैसेस आसानी से लिक्विड बनती हैं उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो वो किसी और सरफेस के टुवर्ड्स स्ट्रांगली अट्रैक्ट भी होंगी, है ना, वो ज़्यादा सरफेस के भी टच में आएंगी, तो डेफिनेटली एब्जॉर्ब भी ज़्यादा वही करेंगी। होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जो इजीली लिक्विफाइएबल गैसेस हैं उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती हैं, सरफेस के टुवर्ड्स ज़्यादा अट्रैक्शन शो करेंगी, इवन उनके ज़्यादा मॉलिक्यूल्स सरफेस के टच में आएंगे। ठीक है, और जिसके कारण वो ईजिली एब्जॉर्ब होती हैं एज कम्पेयर टू द अदर गैसेस। ठीक है बेटा, तो इसीलिए मैं आपको एक ये एग्जांपल बता दूं, वो जो चारकोल हम जब यूज़ करते हैं मास्क वगैरह में, तो जो पॉइजनस गैसेस हैं वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाती हैं बिकॉज वो इजीली लिक्विफाइएबल हैं, और जो हमारी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एट्सेट्रा है उनकी जो उनको इजीली लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए वो चारकोल में से पास हो जाती हैं, थोड़ी बहुत एब्जॉर्ब हो जाएंगी, बाकी पास हो जाएंगी और हमें ईजिली हम ब्रीथ कर पाएंगे। फैक्टर्स क्लियर इतने? अब देखो भाई, ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व थी, दोनों के जितने एस्पेक्ट्स थे हमने सारे डिस्कस कर लिए। अब इसके अलावा कौन है यहाँ पे जो अपना रोल प्ले करेगा? तो बेटा देखो, नेचर भी तो कोई चीज़ है ना, एटमॉस्फेयर का भी तो कोई रोल होगा यहाँ पे, कितना टेम्परेचर था एड्जॉर्प्शन के टाइम पे, कितना प्रेशर था, तो ये सारी चीज़ें भी बड़ा अफेक्ट है ना करती हैं एड्जॉर्प्शन को। तो इसका मतलब नेक्स्ट आ जाएंगे हमारे नेचुरल फैक्टर्स, है ना, जिनमें हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं किसको? सपोज हम अच्छा प्रेशर को डिस्कस कर लेते हैं। प्रेशर का क्या रोल है? ये था आपका सरफेस, गैस थी यहाँ पे, एड्जॉर्ब होने वाली थी, हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया। प्रेशर इंक्रीज करने पे क्या हुआ? मॉलिक्यूल्स थोड़ा क्लोजली अपीयर हुए, क्लोज आए, सरफेस के भी क्लोज आए। पहले सपोज सिर्फ 10 मॉलिक्यूल्स इस सरफेस के टच में थे, जैसे ही हमने प्रेशर अप्लाई किया अब यहाँ पे सपोज 20 या 30 मॉलिक्यूल्स सरफेस के टच में आ रहे हैं। तो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्बेंट के सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे प्रेशर अप्लाई करने पे, उतना ही ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगा। सो सिंपल सी बात है, प्रेशर इंक्रीज हुआ तो एड्जॉर्प्शन ने तो भाई इंक्रीज होना ही होना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। ठीक है, समझ गए? क्योंकि more the pressure of the adsorbate, more will be the number of molecules of adsorbate coming in contact of surface of adsorbent. So hence we can say that adsorption will increase. ठीक है, तो प्रेशर का तो इजी था। अब लास्ट फैक्टर हम डिस्कस कर लेते हैं, एंड दिस फैक्टर इज नोन एज टेम्परेचर। क्या रोल है भाई टेम्परेचर का? मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि सपोज कोई गैस है ना, किसी एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे एड्जॉर्ब हो रही है ना, और एड्जॉर्प्शन हो गई, तो ये एड्जॉर्प्शन हम लोग कह देंगे कि एड्जॉर्प्शन हो गई, और साथ में क्या हुआ? हीट रिलीज हो गई, राइट? हाँ जी बेटा, तो एड्जॉर्प्शन हो गया। अब इसके बाद में हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हमने देखना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेक करने के लिए आपको कौन सा प्रिंसिपल याद रखना है? द प्रिंसिपल इज ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, ली चैटलियर प्रिंसिपल। अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा? इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जब भी आप किसी रिएक्शन में कोई खुद से कोई चेंजेस करते हो, ठीक है, तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो सकती है। अब यहाँ पे देखो, गैस अगर सरफेस पे एड्जॉर्ब हुई तो एड्जॉर्प्शन हो जाएगा, और अगर स्केप हुई तो ये वापस अलग अलग से हो जाएंगे। सो वी कैन से दैट द रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि हमने चेंजेस कौन कौन से करने हैं। सपोज अब आपको पता है कि एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट रिलीज होती है, और अगर हीट रिलीज हो रही है इसका मतलब इस साइड जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई है ना, और इस साइड पे जो टेम्परेचर है वो लो होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना?
On the product side, the temperature is high due to the release of this heat, and on the reactant side, the temperature is low. अब लीच एंड टेलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली अगर आप बाहर से एक्सटर्नली टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हो, तो यहाँ पे बताओ, लीच एंड टेलर प्रिंसिपल कहता है कि हम जो भी चेंज करेंगे रिएक्शन उस चेंज को कैंसिल करने के लिए ट्राई करती है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, रिएक्शन ट्राई करेगा कि टेम्परेचर को कम किया जा सके, तो किधर जाएगी, वापस जाएगी, टेम्परेचर तो इधर ही कम है, तो इसका मतलब जो आपकी रिएक्शन है वो बैकवर्ड शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब जो आपकी एड्सॉर्प्शन है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी, समझे। और अगर हमने टेम्परेचर किया लो, तो फिर रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड, फॉरवर्ड जाएगी अगर, तो इसका मतलब एड्सॉर्प्शन भी क्या होगी, ज़्यादा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि दिस इज़ द बेनिफिशियल कंडीशन, कि जब आप लो टेम्परेचर पे एड्सॉर्प्शन करवाते हो तो ज़्यादा एड्सॉर्प्शन होती है, लेकिन अगर आप हाई टेम्परेचर पे एड्सॉर्प्शन करवाते हो तो कम होती है। तो ये तो हो गया कि है ना, हमारे पास एक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली। वैसे भी क्या हो सकता है बेटा, वैसे भी सिंपल सी बात है, अगर आपने टेम्परेचर हाई रखा तो गैस मॉलिक्यूल्स को एनर्जी तो मिलनी है, तो वो सरफेस पे थोड़ा टिक के बैठेंगे, वो इधर उधर मूव करेंगे और फाइनली स्केप आउट हो जाएंगे फ्रॉम द सरफेस, और एड्सॉर्प्शन तो कम होनी ही होनी है। इसका मतलब लो टेम्परेचर ही अच्छा है एड्सॉर्प्शन को ज़्यादा करवाने के लिए। प्रेशर हाई रखो, टेम्परेचर को लो रखो और एड्सॉर्प्शन ज़्यादा होगी। क्लियर हो गया भाई, यहीं तक थे आपके फैक्टर्स। और एक आपको ना टर्म आपकी बुक में देखने को मिलेगी कि एड्सॉर्प्शन को ये बता रखा होगा कि एड्सॉर्प्शन आपकी मतलब पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो इसका क्या मतलब है, तो पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन बेटा नॉर्मल एड्सॉर्प्शन है। जैसे हम कोई भी बात कर रहे हैं कि हमने एक एड्सॉर्बेंट लिया, हमने उस पर किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल को एड्जॉर्ब करवाया, तो एड्जॉर्ब करवाने के बाद उसके सरफेस पे कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई और अंदर बल्क में कंसंट्रेशन क्या है, कम। सरफेस पे जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, बल्क में जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, कम है। तो अगर कंसंट्रेशन इज मोर ऑन द सरफेस एज कंपेयर टू बल्क, सो वी कैन से दैट दिस इज पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन, तो ये नॉर्मल एड्सॉर्प्शन है। अब नेगेटिव एड्सॉर्प्शन क्या होगी, नेगेटिव एड्सॉर्प्शन होती है कि सपोज आपके पास कोई सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन मतलब आपने सोल्यूट को डिसॉल्व करके रखा होगा, है ना, आपने बीच में ना एक एड्सॉर्बेंट डाल दिया ताकि एड्सॉर्प्शन हो सके। अब सपोज ये जो आपका एड्सॉर्बेंट है, अच्छा ये क्या कर सकता है, हो सकता है ये सोल्यूट मॉलिक्यूल को अपने सरफेस पे एड्सॉर्ब कर ले, है ना, सोल्यूट को कर सकता है। अगर तो सोल्यूट को करेगा फिर तो पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन ही होनी है, नॉर्मल, है ना। लेकिन अगर इसने सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को, पानी को एड्सॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया, सॉल्वेंट को अगर इसने एड्सॉर्ब करा, तो सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो अचानक से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि सॉल्वेंट तो सारा ये ले गया अपने पास, तो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की इंक्रीज हो गई, एंड दिस पर्टिकुलर एड्सॉर्प्शन इज नोन एज द नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। ठीक है, तो ऐसा कुछ दिया होगा, इसको मतलब क्लियर कर लेना कि कोई दिक्कत ना आए पॉजिटिव नेगेटिव एड्सॉर्प्शन का। नाउ नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है जी, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।